यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए आज एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को मॉड्यूल में या लॉ में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं बोला जाता। लॉ में बोला जाता है इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, लोग क्या करते थे? चिटिंग करते थे, और चिटिंग से बचने के लिए लॉ मेकर्स ने क्या किया? क्लबिंग ऑफ इनकम है, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। यहां पे सेक्शन 64 होती है और 64 की ही सब सेक्शन है, क्लॉजेस है, वो यहां पे अपन सीखने वाले हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे मान लो 5 बच्चे हैं और टोटल 8 बच्चे हैं। तो मेरे मान लो 8 बच्चे हैं और वो 8 बच्चे हैं, सब माइनर है, उनकी कोई भी इनकम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो एफडी कराऊंगा वो एफडी सब 8 बच्चों के लिए अलग अलग एफडी करा ली और सबको अगर 2,50,000 का इनकम दे देता हूं तो उनको क्या होगा? बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। लोग ऐसा किया करते थे, तो इसको रोकने के लिए लॉ मेकर्स ने सेक्शन 64 डाली। और सेक्शन 64 की सब सेक्शन 1A है, वो ये बोलती है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। एक चीज ध्यान रखना, माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होगी दैट हैज टू बी क्लब इन हैंड ऑफ पेरेंट। मींस पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी, या तो मदर के हाथ में या फादर के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग माइनर्स इनकम। मींस माइनर का इनकम क्लब होने से पहले जिसकी इनकम ज्यादा है, अगर मम्मी की ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में माइनर की इनकम क्लब होगी, और अगर पापा की ज्यादा है तो पापा के हाथ में माइनर की इनकम क्लब होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बार अगर क्लब हो गया तो फिर नेक्स्ट ईयर उसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर मम्मी या पापा वापस इनकम देखना पड़ेगा, नहीं। एक बार जिस पर्टिकुलर पेरेंट के हाथ में क्लब हो गया तो हर साल उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होता जाएगा। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है इसको चेंज करना तो असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज कर सकता है। एक और चीज समझना, जब भी माइनर की इनकम को आप पेरेंट्स के हाथ में क्लब करते हैं ना, तो पेरेंट्स को यहां पे एक एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1032 का 1500 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड। मैक्सिमम चाइल्ड की यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी चाइल्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर्स की इनकम जब भी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलेगा 1032 का, मैक्सिमम 1500 पर एनम का एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप 115 बीएससी सेक्शन फॉलो करते हो तो ये वाली एग्जेम्पशन जो है वो पेरेंट को नहीं मिलेगी। अब यहां पे एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, हमेशा ऑलवेज क्लब होगी। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है वो मैनुअल वर्क से है। मैनुअल वर्क का मतलब होता है माइनर चाइल्ड मान लो खुद वर्क करता है, जैसे चाय वगैरह बेचता है या कुछ ऐसा मैनुअल वर्क करता है, और उसकी वजह से कोई भी इनकम होती है तो वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। दूसरा, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है वो स्किल एंड टैलेंट से होती है, तो स्किल एंड टैलेंट की इनकम है वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। और तीसरा, अगर माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, अगर माइनर चाइल्ड है वो डिसेबल और डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम रहेगी वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही क्लब होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। मींस माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। अब यहां पे एक और चीज समझना, जैसे एक माइनर चाइल्ड है उसको कोई मैनुअल वर्क से या स्किल टैलेंट से इनकम हुआ, और वो इनकम जो हुआ वो माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल हो गया, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझना, उसी इनकम को फिर आपने बैंक एफडी करा ली या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, और उस पे जो इनकम हुआ वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा या माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा। ये ध्यान रखना। देखो, स्किल टैलेंट का जो इनकम हुआ ना वो उस माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन उसी इनकम पे वापस कोई इनकम हुआ तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट, तो वो कहां पे क्लब हो जाएगा? वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला यहां माइनर चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है एक तो तुम्हारा लीगल चाइल्ड करके, ठीक है, एक तुम्हारा लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड, और एक तुम्हारा स्टेप चाइल्ड है, वो भी तुम्हारे चाइल्ड में आ जाएगा। और माइनर चाइल्ड की इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। उसके बाद एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करता है, इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करता है, असेट में मींस कोई भी असेट हो सकती है, शेयर एंड सिक्योरिटी हो सकती है या मनी हो सकता है, कोई भी असेट ट्रांसफर किया, तो उस असेट पे जो भी इनकम होगा ना वो इनकम मिलेगा तो किसको? स्पाउस को। लेकिन उस पे टैक्स है वो कौन भरेगा? ट्रांसफरर भरेगा। मींस जो भी ट्रांसफरर रहेगा वो ट्रांसफरर के हाथ में वो इनकम क्लब हो जाएगी। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है? देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है उसने कोई असेट ट्रांसफर की अपनी स्पाउस को, अपनी स्पाउस को या अपने स्पाउस को, वाइफ ने हस्बैंड को, हस्बैंड ने वाइफ को, और उस असेट से जो इनकम होगी वो मिलेगी स्पाउस को, लेकिन उस इनकम पे टैक्स कौन भरेगा? ट्रांसफरर इंडिविजुअल है वो उस इनकम पे टैक्स भरेगा, मींस क्लब हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, ये वाला जो
प्रोविजन है वो तभी लगेगा जब दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम। जब असेट ट्रांसफर किया था उस टाइम भी दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप था, और जब इनकम हो रही है उस दिन भी दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो ही क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा। एक और चीज समझना, अगर यहां पे असेट ट्रांसफर की जाती है, वो असेट ट्रांसफर की जाती है इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट। इन कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है वो अलग अलग रहेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मान लो हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड कर लेते हैं हम साथ में नहीं रहने वाले, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह मत देखना करके, ठीक है, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं इन द अग्रीमेंट ऑफ कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट, और उस टाइम पे अगर ट्रांसफर किया है तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा। एक और चीज समझना, जब भी कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को अगर वो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो ऐसे भी वो इंडिविजुअल उसका क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर माना जाता है, और डीम्ड ओनर ड्यू टू सेक्शन 27 माना जाता है, और ऐसे भी इनकम है वो फिर उस ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल होती है, जहां क्लबिंग की जरूरत ही नहीं है। मींस विदाउट क्लबिंग प्रोविजन आल्सो ड्यू टू सेक्शन 27 वो उसका डीम्ड ओनर माना जाता है और ट्रांसफर के हाथ में ही वो इनकम टैक्सेबल होती है। अब यहां पे एक और सेक्शन होती है 64 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 6, और ये क्लॉज क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी असेट है वो ट्रांसफर करता है अपनी सन्स वाइफ को, सन्स वाइफ को मतलब होता है यहां पे डॉटर इन लॉ या बहू, तो अगर सास ससुर है वो सास ससुर क्या करते हैं, असेट ट्रांसफर करते हैं अपने बहू को, तो उस असेट से जो इनकम होगी वो मिलेगी तो बहू को, लेकिन उस पर टैक्स कौन भरेगा, सास ससुर भरेंगे, में सास ससुर के हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे आपका जो रिलेशनशिप, जो सास ससुर और बहू का जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम। जब असेट ट्रांसफर की थी उस टाइम भी दोनों के बीच में सास ससुर और बहू का रिलेशनशिप होना चाहिए, और बेटा जब इनकम हो रही है तब भी वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ही क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर आपका 7 एंड 8 बोलता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो असेट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करता है, लेकिन उस असेट से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपके स्पाउस को मिलने वाला है या आपके सन्स वाइफ को बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर केस में जितना बेनिफिट मिल रहा है ना, उतना इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगा। इट इज लाइक अ क्रॉस गिफ्ट, अभी मैं आपको समझाऊंगा अगले वाले पॉइंट में। अब एक सेक्शन होती है 64 सबसेक्शन 1 और क्लॉज नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, यहां पे मैंने लिया कोई असेस्सी है जो कि इंडिविजुअल है, और असेस्सी या उसके जो रिलेटिव है, रिलेटिव में आएगा यहां पे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल डिसेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, ये लोग जो है वो रिलेटिव में हो जाएंगे, मींस आपके नियर एंड डियर रिलेटिव, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। तो असेस्सी और असेस्सी के रिलेटिव मिलके किसी कंसर्न में अगर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर का या तो पीएसआर है या 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो यह माना जाएगा इस असेस्सी का इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और एक बात समझना, इस कंसर्न से अगर उस असेस्सी के स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, देखिए ये असेस्सी का अलोंग विद द रिलेटिव यहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंसर्न में, और इस कंसर्न से उस असेस्सी के स्पाउस को अगर रेम्यूनरेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह है, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये रेम्यूनरेशन मिलेगा तो स्पाउस को, बट इस पे टैक्स है वो ये असेस्सी भरेगा, ये इंडिविजुअल भरेगा, मींस ये रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा इस असेस्सी के हाथ में। लेकिन एक चीज समझना, अगर यहां पे जो स्पाउस है, स्पाउस में कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और अगर वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, एंड इट इज एट्रीब्यूटेड टू दैट क्वालिफिकेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मिस्टर बीबी, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है, एक कंसर्न है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स करके, और बीबी वर्चुअल्स में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे पास मान लो 60% का यहां पे पीएसआर है। अब एक बात समझना, मेरी वाइफ को बीबी वर्चुअल से रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, लेकिन मेरी वाइफ में अगर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है वो उसकी वजह से मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा, वो रेम्यूनरेशन फिर मेरी वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगा करके। लेकिन मेरी वाइफ एकदम अब्बा जब्बा डब्बा है, मींस वाइफ में कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ बीबी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर अगर मान लो ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो यहां पे, मान लो आप एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मिस्टर बीबी है और यहां पे मेरी वाइफ है जिसका नाम है मिसेस बीबी। अब एक बात समझना,
मैंने क्या किया, मैं इस पर्टिकुलर कंसर्न में, जैसे कंसर्न का नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरा यहां पे शेयर होल्डिंग है 15% का और मेरी वाइफ का भी शेयर होल्डिंग है 15% का। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलोंग विथ मेरी रिलेटिव, तो वाइफ मेरी रिलेटिव हो गई, मेरा इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। अगर आप मेरी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरी वाइफ 15% होल्ड करती है और मैं यहां पे 15% करता हूं, तो यहां पे मेरी वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो इसका मतलब मेरा भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरी वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और मान लो हम दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम दोनों जो है वो दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और दोनों में किसी में भी अगर प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्वेश्चन आता है क्लबिंग किसके हाथ में होगा। तो क्लबिंग किसके हाथ में होगा, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि क्लबिंग किसके हाथ में होगा, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। अदर इनकम में ये क्लबिंग वाली इनकम छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के जो बाकी इनकम है वो देखिए टोटल इनकम किसकी ज्यादा है। अगर टोटल इनकम अदर इनकम जो है वो मेरी वाइफ की ज्यादा है, तो मेरे को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा। बट अगर मान लो टोटल इनकम मेरी ज्यादा है एज कंपेयर टू माय वाइफ, तो माय वाइफ को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, एक बार अगर क्लबिंग हो गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, तो हर साल फिर उसी के हाथ में क्लबिंग होगा। फिर अगर असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज वो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होते जाएगा। अब एक और सेक्शन आती है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 60। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, छोटी सी सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आप किसी भी पर्सन को इनकम ट्रांसफर कर देते हो बट असेट ट्रांसफर नहीं करते, आप असेट ट्रांसफर नहीं करते हो, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर देते हो किसी भी पर्सन को, तो वो इनकम जो है वो आप ही के हाथ में क्लब हो जाएगी। आई कैन टेक एग्जांपल कि सपोज मान लो मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा जो भाई है, भाई का एक बेटा है, तो भाई का बेटा जो है उसको मैंने क्या किया, मेरी बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरा जो एफडी है उस एफडी का इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो मेरे भाई के बेटे को चला जाए। तो एफडी ट्रांसफर नहीं की मैंने, यहां पे असेट ट्रांसफर नहीं किया मैंने, उसका जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट है वो मेरे भाई के बेटे को ट्रांसफर कर दिया, मींस इनकम ट्रांसफर कर दी। तो वो इनकम जो मिलेगी तो भाई के बेटे को, बट उस पर टैक्स मैं भरूंगा, मींस वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप किसी को भी इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ द असेट, तो वो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 61, दैट इज रिलेटेड टू द रिवोकेबल ट्रांसफर। अब एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन है वो किसी भी पर्सन को कोई असेट ट्रांसफर करता है और अगर वो रिवोकेबल है, रिवोकेबल का मतलब होता है कि अगर आप क्या करोगे उसको वापस से रिवोक कर सकते हो, या उससे रिलेटेड कोई इनकम वगैरह है उस पे आपका हक है, मींस आप उसकी इनकम का कुछ बेनिफिट ले रहे हो अभी या फ्यूचर में, या फिर आप उस असेट को वापस रिवोक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरी कोई असेट है, वो असेट मैंने किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दी और मैंने बोला 10 साल बाद मुझे वापस दे देना, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में एक चीज ध्यान रखना, जो भी 10 साल तक इस असेट से जो इनकम होगी वो मिलेगा उस पर्सन को, बट उस पर टैक्स मैं भरूंगा, मींस ट्रांसफरर को टैक्स भरना पड़ता है इन केस ऑफ द रिवोकेबल ट्रांसफर। लेकिन एक होता है इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है कि मैंने मान लो किसी मेरे फ्रेंड को घर ट्रांसफर कर दिया और मेरे पास वापस इसमें कोई राइट वगैरह नहीं है, मैं उसकी इनकम वगैरह पे कोई भी राइट नहीं है मेरा, तो इट इज कॉल्ड इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर में जो भी इनकम होगा उस पर टैक्स वही भरेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरर उसकी इनकम पे टैक्स भरेगा, इररिवोकेबल ट्रांसफर के केस में जो ट्रांसफरी है वो पर्टिकुलर पर्सन उस पर टैक्स भरेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई असेट है वो मैंने किसी को ट्रांसफर की और मैंने बोला जब तक तू जिंदा है उस असेट के मजे तू ले, जब तक तू जिंदा है उस असेट के मजे तू ले, तेरे मरने के बाद वो असेट वापस मेरी हो जाएगी। तो एक बात समझना, ये रिवोकेबल है, आंसर इज यस, ये रिवोकेबल है, लेकिन इसको इररिवोकेबल माना जाएगा। अगर कोई असेट है वो रिवोकेबल है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, तो इसको इररिवोकेबल ही माना जाएगा और उस पर जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स है वो ट्रांसफरी ही भरेगा, ट्रांसफरर को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और सेक्शन आती है सेक्शन 64 का सब सेक्शन 2। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने एचयूएफ को असेट ट्रांसफर कर देता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से। एक और चीज समझना, ये जितनी भी मैंने आपको क्लबिंग की सेक्शन पढ़ाई है ऊपर से लेके यहां से जैसे जहां से मैंने आपको बताया था, स्पाउस को आप असेट ट्रांसफर करते हो, उसके बाद सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर करते हो, थर्ड पार्टी को असेट ट्रांसफर करते हो, उसके बाद में मैंने आपको बताया यहां पे रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में अब आप एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करते हो। यहां क्लबिंग प्रोविजन तभी लगेगा जब आप असेट है वो या तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हो या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर करते हो। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसी को असेट ट्रांसफर की, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप जो है वो कंसिडरेशन कम ले रहे हो, मैं 10 रुपए में आपने किसी को असेट ट्रांसफर कर दी तो ही क्लबिंग लगेगा, अदरवाइज अगर सफिशिएंट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं लगेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, मैंने मान लो मेरी वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर करी थी और मेरी वाइफ बोलती है मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूं, तो क्या प्यार जो है वो कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं? तो इसको लेके कोर्ट ने एक बार बोला था कि लव एंड अफेक्शन मे बी अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन
कंसिडरेशन, ये तुम्हारा एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। अब एक बात समझना, यहां पे सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 क्या बोलती है कि जैसे मैंने मान लो मेरे एचयूएफ को असेट ट्रांसफर की, तो एचयूएफ को असेट ट्रांसफर की, उस असेट से जो भी इनकम होगा वो इनकम मिलेगा तो एचयूएफ को, लेकिन उस पर टैक्स मैं भरूंगा, उस पे जो टैक्स है वो मैं भरूंगा, मिस इनकम जो है वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। अब एक बात समझना, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और पार्टीशन के बाद में मुझे जो असेट मिलेगी, क्योंकि मैंने जो असेट ट्रांसफर कर दी थी, फॉर एन एग्जांपल मैंने टोटल 10 लाख रुपीस एचयूएफ को असेट ट्रांसफर किया था विदाउट कंसिडरेशन। अब वो पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद वो 10 लाख 4 पीपल्स में डिवाइड हो गया। जैसे मेरे को 2,50,000 मिला, मेरी वाइफ को 2,50,000 मिला, दो अदर मेंबर थे उनको 250 मिला। अब एक चीज समझना, जो 250 मेरे को मिला उस पे जो इनकम होगी वो तो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि मेरी स्पाउस को जो असेट मिला एचयूएफ से, जो कि मैंने ट्रांसफर किया हुआ था, तो मेरी स्पाउस को उस पे जो इनकम होगी ना वो भी मेरे हाथ में क्लब होगी। तो जैसे मैंने 10 लाख रुपीस एचयूएफ को ट्रांसफर किया था, पार्टीशन हो गया 4 पार्ट में, मेरे को 250 मिला, मेरी वाइफ को 250 मिला, 250 दूसरे दो मेंबर को मिला, तो 250 जो मेरी वाइफ को मिला, उस 250 पे जो भी इनकम मेरी वाइफ को होगी वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्लबिंग में कुछ नोट्स है। नोट्स में सबसे पहला नोट्स ये है कि सर एक बात बताइए, आप बोलते इनकम का क्लबिंग होगा, क्या लॉसेस का भी क्लबिंग होगा या नहीं? आंसर इज यस। जो लॉसेस होते हैं ना, वो लॉसेस तुम्हारे नेगेटिव इनकम होती है, तो इनकम में आपका नेगेटिव इनकम हो पॉजिटिव इनकम हो, दोनों क्लब होगा। तो मैंने मान लो मेरी वाइफ को कोई शेयर्स ट्रांसफर कर दिए और शेयर्स पे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो क्या लॉस भी क्लब हो जाएगा? आंसर इज यस, लॉस है वो लॉस भी क्लब हो जाएगा। अगर मान लो मैंने मेरी वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया था और उसका फॉर्म चेंज हो गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरी वाइफ को 10 लाख रुपीस मनी दिया था, उसके बाद वाइफ ने उससे शेयर खरीद लिए करके, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है शेयर से इनकम होगी वो भी क्लब होगी या नहीं? आंसर इज यस। तो भले उस असेट का फॉर्म चेंज हो गया तो भी क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर कैपिटल गेन हो गया तो वो भी क्लब होगा। आंसर इज यस, कैपिटल गेन हुआ तो वो भी क्लब हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द क्रॉस गिफ्ट, और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्रॉस गिफ्ट क्या होता है कि दो ट्रांजैक्शन ऐसे किए जाते हैं जिससे कि लगे कि इसमें क्लबिंग नहीं होना चाहिए, बट यहां पे क्लबिंग हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स और यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर वाई। यहां पे एक्स ने क्या किया, एक्स ने मिसेज वाई को, मिस्टर वाई और एक्स सपोज दोनों भाई है, अगर ये बंदा अपनी खुद की वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर कर देता तो क्लबिंग हो जाता। ये क्या कर रहा है, अपनी भाई की वाइफ को असेट ट्रांसफर कर रहा है। तो एक्स ने क्या किया, मिसेज वाई को असेट ट्रांसफर किया 12 लाख का, और सपोज मिस्टर वाई ने 8 लाख का असेट ट्रांसफर किया मिसेज एक्स को, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस गिफ्ट। तो यहां पे क्लबिंग होगा, बट क्लबिंग कैसे होगा, तो देखो यहां पे मिस्टर एक्स ने 12 लाख का असेट ट्रांसफर किया है, बट मिस्टर वाई ने 8 लाख का असेट ट्रांसफर किया है, तो यहां 8 लाख पे उसको जो इनकम हुआ, किसको, मिसेज एक्स को, वो कितना है 48,000। तो बेटा ये 48,000 एज इट इज मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे मिसेज एक्स को, मिसेज वाई को 72,000 का इनकम हुआ, तो क्या मिस्टर वाई ने कितना ट्रांसफर किया था? मैं बताऊं, यहां मिस्टर वाई ने सिर्फ 8 लाख ट्रांसफर किया था, यहां मिस्टर वाई ने सिर्फ 8 लाख ट्रांसफर किया था। तो एक बात बताओ, मिस्टर वाई ने 8 लाख ट्रांसफर किया, तो उसको उसके भाई ने उसकी वाइफ को कितना, 12 लाख ट्रांसफर किया, तो क्या पूरे 12 लाख का इनकम है वो क्लब हो जाएगा? आंसर इज नो। उसने कितना ट्रांसफर किया था, 8 लाख का, तो 8 लाख का प्रोपोर्शनेट इनकम कितना आया, 48,000, तो यहां 48,000 मिस्टर वाई के हाथ में क्लब हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझेंगे कि जब भी क्रॉस गिफ्ट होता है ना, तो आपको यह देखना है कि मैचिंग अमाउंट क्या है। मैचिंग अमाउंट का मतलब, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक बात समझिए, इसने मान लो इसको 12 लाख ट्रांसफर किया, इसने इसको 8 लाख ट्रांसफर किया, तो मैचिंग अमाउंट क्या है, 8 लाख है, और आई कैन से दैट लोअर अमाउंट कितना है, 8 लाख है। तो आपको यह देखना है कि 8 लाख पे इसको जितना इनकम होगा ना वो इसके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा, और 8 लाख पे इसको जितना इनकम होगा वो इसके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, जो मैचिंग अमाउंट रहेगा, वो मैचिंग अमाउंट पे जितना भी इनकम होगा वो रेस्पेक्टिव पर्सन के हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस गिफ्ट। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो मैंने मेरी स्पाउस को या फिर सन्स वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर की, जैसे पैसा ट्रांसफर किया, और उसने उसको अपने बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में लगाया तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होगा। बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि इनकम जो असेट पे होती है वो इनकम क्लब होती है, तो बिजनेस में लगाया तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, बिजनेस का प्रॉफिट क्लब तभी होगा जब आपने जो गिफ्ट किया है पैसा, आपने जो पैसा दिया है वो उस साल के ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। अगर ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है तो ही उस साल का प्रॉफिट क्लब होगा, अदरवाइज उस साल का प्रॉफिट क्लब नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी जो वाइफ है उसका ओपनिंग कैपिटल था वो 7 लाख था,
मैंने मान लो फॉर एन एग्जांपल 3 लाख रुपीज उसको गिफ्ट किया, लेकिन वो 10th अप्रैल को किया। तो 10th अप्रैल को किया, इसका मतलब आपके प्रीवियस ईयर 21-22 की ओपनिंग कैपिटल में नहीं है, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल वो 7 लाख। अब एक बात समझना, इस साल का टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख और इस साल का 21-22 का प्रॉफिट हुआ वो 4 लाख हुआ। तो क्या क्लबिंग मेरे हाथ में होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो 4 लाख का प्रॉफिट होता है ये ओपनिंग कैपिटल पे होता है और ओपनिंग कैपिटल 7 लाख था, उसमें गिफ्टेड अमाउंट नहीं है, तो इस साल में क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, अब नेक्स्ट ईयर का आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 14 लाख हो गया। आई हैव अज्यूम दैट दिस 4 लाख रुपीज नॉट विदड्रॉ बाय माय वाइफ। विड्रॉ नहीं किया, ये 4 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसको बिजनेस में ही रखा, इसको विड्रॉ नहीं किया, तो अगले साल का कैपिटल 1/4/2022 का कैपिटल है वो 14 लाख हो गया। अब एक बात बताइए, ये 14 लाख का जो कैपिटल है इसमें गिफ्टेड वाला अमाउंट है या नहीं? आंसर इज यस। जो मैंने गिफ्ट किया था हस्बैंड ने 10 अप्रैल 2021 को, अब इस ओपनिंग कैपिटल में तो है ना? आंसर इज यस। अब एक बात समझना, इस साल का प्रॉफिट जो है वो मान लो 6,30,000 हुआ, तो क्लबिंग होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये माना जाएगा ये 6,30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 लाख पे हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली आपके 3 लाख पे कितना होगा? तो 6,30,000 का प्रॉफिट 14 लाख पे हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली 3 लाख पे कितना आएगा? 1,35,000 आएगा। तो 1,35,000 का प्रॉफिट है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा और बाकी वाला 495 है वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे आपने किसी पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर की, उससे जो इनकम हुई वो इनकम क्लब हो गई। अब एक बात समझना, उस इनकम पे वापस जो इनकम जनरेट होगी वो क्लबिंग नहीं होगा। उस इनकम पे जो वापस इनकम जनरेट होगी वो क्लब नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड जनरेशन इनकम पे क्लबिंग नहीं लगेगा। जैसे इसी एग्जांपल में एक बात बताओ, जैसे आपका टोटल 6,30,000 का प्रॉफिट था, इसमें से हस्बैंड के हाथ में क्लब कितना होगा? 1,35,000। लेकिन ये 1,35,000 पे टैक्स हस्बैंड भरेगा, बट एक्चुअल में हस्बैंड को ये मिला नहीं 1,35,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ऑब्वियसली 1,35,000 पे भी प्रोपोर्शनेटली इनकम तो होगी बिजनेस में, तो क्या 1,35,000 पे इनकम होगी वो भी क्लब होगी क्या? आंसर इज नो। क्लबिंग क्या होगा? सिर्फ 3 लाख का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जितना भी हर साल आएगा वो 3 लाख का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है, वही क्लब होगा। या फिर एक और एग्जांपल यहां पे मैंने दे रखा है, देखिए मैंने क्या किया, मेरी वाइफ को 10 लाख रुपीस का एफडी गिफ्ट किया और मेरी वाइफ ने उसका एफडी करा लिया और उस पर 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिला। तो 1 लाख रुपीस का 10% की रेट से इंटरेस्ट मिला, तो 1 लाख मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन अगले साल क्या हुआ, मेरी वाइफ ने टोटल 11 लाख का एफडी कराया, तो 11 लाख की एफडी कराई तो उस पर 1,10,000 का इंटरेस्ट आया 10% की रेट से, तो मेरे हाथ में क्लब कितना होगा? क्या पूरा 1,10,000 होगा या सिर्फ 1 लाख होगा? राइट आंसर इज अगले साल भी सिर्फ 1 लाख मेरे हाथ में क्लब होगा और 10,000 है वो मेरे वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड में बता दूं कि अगर मान लो आप अपने स्पाउस को या किसी भी पर्सन को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो, उस पे जो इनकम हुई वो क्लब होगी, अब वापस से उस इनकम पे इनकम हुई वो क्लब नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर क्लबिंग टॉपिक। यहां पे आपको जो ध्यान रखना है ना, वो ध्यान क्या रखना है, देखो क्लबिंग प्रोविजन कहां लगते हैं। एक तो माइनर चाइल्ड की जितनी भी इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने असेट ट्रांसफर की है या नहीं। माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम है वो हमेशा पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी, जिसकी इनकम ज्यादा है, एक्सेप्शन ये 3 केसेस थे। उसके बाद एक बात समझना, आप अगर अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करते हो तो ही क्लबिंग होगा, या फिर सन्स वाइफ को करते हो या किसी और पर्सन को करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, तो क्लबिंग होगा, या फिर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला किसी कंसर्न में तो क्लबिंग होगा करके, ठीक है। या फिर आप किसी को इनकम ट्रांसफर कर देते हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट तो क्लबिंग होगा, या रिवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग होगा, और एचयूएफ को असेट ट्रांसफर कर दी तो क्लबिंग होगा। बाकी किसी भी केसेस में क्लबिंग नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने मेरे मेजर सन को कोई असेट ट्रांसफर किया, वहां क्लबिंग होगा? आंसर इज नहीं होगा करके। मैंने मान लो मेरे मामा को असेट ट्रांसफर कर दी, वहां क्लबिंग होगा? नहीं होगा करके, ठीक है। मैंने मान लो मेरे भाई की बीवी को असेट ट्रांसफर कर दी या भाई को असेट ट्रांसफर कर दी, वहां क्लबिंग होगा? आंसर इज नहीं होगा। तो क्लबिंग जहां पे दे रखा है वहीं पे क्लबिंग होता है, हर जगह क्लबिंग नहीं होता है करके, ठीक है। इतना सुनने के बाद अब आप एक काम करिए, जितने भी आपके क्लबिंग टॉपिक के क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इजीली आपसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे करके, ठीक है।